मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक चीज़ ज़रूर सोची होगी कि यार मेरे पापा की सैलरी मुझसे काफ़ी कम थी। किसी केसेस में आधी होगी, आधी से भी कम होगी, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी लाइफ में ठीक ठाक कर लिया सब कुछ। एक छोटा सा घर ले लिया, हम बहन भाइयों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाया, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया एंड एक बाइक भी ले ली। एंड जब भी मम्मी उन्हें कुछ बोलती थी कि मुझे ये चाहिए तो उन्हें वो सोने की चीज़ें भी दिला दी। एंड इन सब में ना सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उन्हें किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं रहा, या ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेस रहा लेकिन कभी दिखाया नहीं। लेकिन आज जब आप अपनी ज़िंदगी जीते हो, आपकी सैलरी भी उनसे काफ़ी ज़्यादा है, आप पढ़े लिखे भी उनसे काफ़ी ज़्यादा हो, आज टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये फील होता रहता है कि यार मैं कैसे सर्वाइव करूँगा ज़िंदगी में। आपको हमेशा एक स्ट्रेस रहता है माइंड में कि यार कैसे होगा आगे चल के। तो पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में आपके पापा की तारीफ़ नहीं करने वाला, आपकी मम्मी की तारीफ़ नहीं करने वाला और ना आपकी बुराई करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं एक्चुअली आपको एक सिस्टम बताने वाला हूँ कि सिस्टम किस तरीके से अब हमारे अगेंस्ट हो चुका है। आपको ये भी अगर लग रहा है कि बस मैं खर्चे ज़्यादा करता हूँ पापा से, इसलिए शायद मैं अच्छा नहीं कर पा रहा लाइफ में, तो इसका इतना सिंपल जवाब है नहीं एक्चुअली। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक में आपके पेरेंट्स के पास कौन कौन से सेफ्टी नेट्स थे, आपके माता पिता के पास, उनके बारे में बात करेंगे। एंड ये उन्हें पता भी नहीं है कि उनके पास बाय नेचुरली सेफ्टी नेट्स थे। एंड दूसरे पार्ट में मैं आप अब इस टाइम पर अपने लिए कौन से सेफ्टी नेट्स बना सकते हो, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आपके पेरेंट्स के सेफ्टी नेट से। तो सबसे पहले सेफ्टी नेट के बारे में बात करते हैं और वो है जॉब सिक्योरिटी। और आज के अगर टाइम पे देखा जाए ना, तो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी जॉब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, उसे हमेशा इस चीज़ का टेंशन रहता है कि यार कल को मुझे इस जॉब से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। और अगर हमारे पेरेंट्स के टाइम पे बात की जाए 1970, 1980, 1990 के टाइम पे, तो वहाँ पर उस ज़माने में ना एक आदमी यानी कि एक पूरी कंपनी में 30 साल 40 साल तक जॉब आराम से कर लेता था। उसे कभी भी इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं रहता था कि यार कल को मुझे सीधा जॉब से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। अब इंडिया में तो अभी फिर भी कम है, लेकिन अगर आप अदर कंट्रीज़ में देखोगे, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में देखोगे, तो वहाँ पर तो ड्राइवर्स जो है उनकी भी जॉब जा चुकी है, ड्राइवरलेस कार आ चुकी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों ने इस तरीके से सोचा था कि जो दिमाग वाली जॉब है वो इतनी आसानी से नहीं जाएंगी। सबसे पहले जो जॉब जाएंगी वो जाएंगी जो लेबर वाली जॉब होती हैं, वो जाएंगी। लेकिन इसका अपोजिट हो गया। जॉब आज वो जा रही हैं जो क्रिएटिव टाइप जॉब थी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज से 4 साल पहले भी अगर कोई कंटेंट बनाता था तो उसे कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती थी, जो अच्छे से रिसर्च करेगा, एक दिन लेके पूरा या 2 दिन लेके, अगर कोई टॉपिक इतना ज़्यादा रिसर्च वाला है तो, एंड उसके बाद अच्छे तरीके से उस स्क्रिप्ट को डिज़ाइन करेगा। लेकिन आज के टाइम में एआई की वजह से वो काम मिनटों में हो रहा है आपका। मतलब जिस तरीके से आप किसी को मैसेज भेजते हो, सेम उसी तरीके से आपने बस अपना टाइप करके कि मेरा ये टॉपिक है, मुझे इस तरीके से एक स्क्रिप्ट चाहिए, और पूरी रिसर्च होने के बाद मतलब 10 से 15 मिनट में आपके पास स्क्रिप्ट रेडी है, आप शूट कर सकते हो। तो जॉब की सिक्योरिटी आज के टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये फिक्स हो ही नहीं सकती अब आगे चल के। इसकी वजह से आपको ना लगातार स्किल्स सीखते रहना पड़ेगा अब ज़िंदगी भर, जो हमारे पापा मम्मी के टाइम पे नहीं था। उनको अगर एक काम आ गया, किसी कंपनी में जॉब मिल गई तो चलती थी, और अब पूरा सेक्टर ही चेंज हो जाता है। जैसे अभी क्योंकि मैं पेशे से ट्रेडर हूँ, तो आईटी कंपनी के बारे में बात करते हैं। आईटी कंपनी ना चमकता हुआ सितारा था यहाँ पर इंडिया में। इंडिया को एक आईटी हब माना जाता है। आईटी हब मीन्स ये है कि आईटी की जो भी सर्विसेज होती हैं वो इंडिया अपने यहाँ से लोगों को देता है, चाहे अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो। यहाँ पर क्या है, सस्ते कॉस्ट पे जो है लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें वैसे भी नेटवर्क की ज़रूरत होती है, तो वो आसानी से हो जाती हैं। तो इंडिया आईटी का हब बना हुआ था 4 साल पहले तक। लेकिन 3-4 साल पहले जो एआई नामक चीज़ आई है ना, इसने बैंड बजा के रखी है पूरे सेक्टर की। आप सोच के देखो ये कंपनीज कितनी पुरानी है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, लेकिन इन कंपनीज की अब हालत ये हो चुकी है, आप जाके देखो आप आईटी सेक्टर को, बैंड बजी हुई है आईटी सेक्टर की। हर आईटी सेक्टर, हर आईटी कंपनी इस टाइम पर 40-50% डिस्काउंट पे आपको मिल रही है, सिर्फ एक एआई की वजह से। और इन कंपनीज में इतनी तेजी से लोगों को निकाला जा रहा है जो अपने एम्प्लॉय हैं, कि जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।
इन कंपनीज़ में जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं, इनको हमेशा इस चीज़ का टेंशन है कि यार मुझे निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि पापा मम्मी के टाइम पर जो जॉब की सिक्योरिटी थी वो बाय नेचुरल थी, क्योंकि उस टाइम पर इतनी सारी चीज़ें बदल ही नहीं रही थी। हर सेक्टर 40-50 साल तक आराम से चलता था, लेकिन आज के टाइम पर एक छोटा सा स्टार्टअप आके उस सेक्टर को ख़त्म कर सकता है। अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़े बहुत भी अपडेट रहते हो, तो एक एंथ्रोपिक नाम की कंपनी है जो 5 साल पहले थी भी नहीं, 5 या 6 साल पहले, और आज के टाइम पर वो रिलायंस से भी काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है सिर्फ 5 सालों में। तो दुनिया इस तेज़ी से बदल रही है, लेकिन बाय नेचुरली हमारे जब मम्मी पापा जॉब करते थे तब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी नहीं, दुनिया इतनी बदलती ही नहीं थी, तो इसकी वजह से उन्हें कभी भी जॉब जाने का स्ट्रेस नहीं रहता था। तो सबसे पहला सेफ्टी नेट उनके पास यही था। दूसरा सेफ्टी नेट था माँ का रोल, यानी कि आपकी माँ। देखो, मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ तो इस चीज़ को मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं जनरेशन टू जनरेशन कितने चेंजेस आए हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को गलत तरीके से मत लेना, इसका गलत मतलब मत निकाल लेना कि क्या बातें कर रहा है, प्लीज़। तो अगर उस ज़माने में हमारी माँ की बात करें ना, तो माँ की कोई कंप्लेन नहीं होती थी कि घर छोटा है। माँ ने कभी भी पापा से ये नहीं बोला कि मुझे फ़ोन चाहिए, चाहे कीपैड वाला ही था, लेकिन घर में एक ही फ़ोन होता था और वो सिर्फ पापा के पास होता था। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो हर फीमेल के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है। लेकिन उस टाइम पर जो हमारी माँ थी, उनको फ़ोन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी फील नहीं होती थी, लेकिन डिमांड भी नहीं करती थी वो इस चीज़ के बारे में कि मुझे एक फ़ोन चाहिए या एक प्राइवेसी मेंटेन करनी है, मुझे भी बातें करनी है। ये चीज़ थी नहीं उस टाइम पर। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ, मैं एक अकेले फ़ोन की बात नहीं कर रहा, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। जैसे माँ ने कभी भी ये डिमांड नहीं रखी कि मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, चलो बड़ी नहीं, मुझे गाड़ी की भी डिमांड नहीं की। सच कहूँ तो बाइक की भी डिमांड नहीं की। उस टाइम पर माँ साइकिल पे भी खुश थी, उसे इतनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी। और इवन साइकिल पे और ज़्यादा ये लगता था उनको कि कितनी अच्छी चीज़ है, अब हमारी घर की एक साइकिल है, इससे कभी भी आ जा सकते हैं। उस टाइम पर कोई भी एसी की डिमांड नहीं की। हाँ, एसी थी ही नहीं उस टाइम पर, इतनी मतलब थी भी तो इतनी आसानी से अवेलेबल भी नहीं थी, लेकिन उस टाइम पर इन चीज़ों की डिमांड थी ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और तुम्हारी माँ ने कभी इस चीज़ की, तुम्हारी क्या, मेरी माँ ने भी कभी इन चीज़ों की डिमांड ही नहीं की। और जब कभी पैसा ठीक ठाक सिचुएशन हो भी जाती थी घर की, तो माँ की एक डिमांड होती थी कि यार ऐसा करते हैं, सोने के झुमके ले लेते हैं या सोने के कंगन ले लेते हैं। तो माँ की जो डिमांड भी थी ना, वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो एसेट था, लायबिलिटी नहीं थी। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो जो माँ है, मतलब जो अब ऑफकोर्स आपकी वाइफ है या होने वाली जो वाइफ है, उनकी डिमांड ये नहीं है कि मुझे गोल्ड चाहिए, नहीं, उनकी डिमांड ये है मुझे आईफोन चाहिए। जबकि उस आईफोन का कोई सेंस नहीं है, भले उस आईफोन से इतना काम भी नहीं हो, लेकिन आईफोन चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी दोस्तों के पास है, हर महीने मुझे किसी ना किसी ट्रिप पे जाना है, हर महीने या हर हफ्ते मुझे बाहर डिनर करना है। माँ के टाइम पे ये चीज़ें थी ही नहीं, माँ ने कभी इन चीज़ों की डिमांड ही नहीं की, कभी भी उन्होंने ऐसी चीज़ों की डिमांड ही नहीं की। इवन आज के टाइम पे भी अगर मैं मम्मी को अगर ये बोलूँ कि नया फ़ोन ले ले, मम्मी को क्या ज़रूरत है पैसे डालने की फालतू में, बढ़िया तो काम कर रहा है, फ़ोन ही तो उठाना है, ज़रूरत ही फील नहीं होती उनको। लेकिन आज के टाइम पे सारी चीज़ें ज़रूरत बन चुकी हैं। लेकिन उस टाइम पर माँ ने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पे फोकस किया, जो एक्चुअल में सेंस बनाता था, क्योंकि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। तीसरा सेफ्टी नेट है टेम्पटेशन की एब्सेंस, मतलब चीज़ें आसानी से अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि अगर उस टाइम पर आपको कोई भी चीज़ लेनी है, फॉर एग्जांपल आपको एक एसी लेना है, तो वो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं था उस टाइम पर। उस चीज़ को लेने के लिए एक तो आपके पास टोटल पैसा होना चाहिए। ये आज की डेट में जो ईएमआई कल्चर है, कोई भी चीज़ आपको लेनी है आप ईएमआई पे ले सकते हो, ये उस टाइम पर इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं था। आपको जो भी चीज़ लेनी है उसका पूरा पैसा देना पड़ता था। मुझे इस चीज़ से काफ़ी एक अच्छी चीज़ ये याद आ रही है कि मैंने जब 10th पास किया था, एक्चुअली मैं पढ़ने में गधा था, तो मेरी दादाजी से शर्त लगी थी कि अगर तू 10th क्लास में पास हो जाएगा तो तुझे मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन दिलाऊंगा। एंड उस टाइम पर सच कहूँ, जो एंड्रॉयड फ़ोन थे वो इतनी ज़्यादा आसानी से अवेलेबल नहीं थे। मैंने जब 10th पास किया था, आपको लग रहा होगा यार तू तो इतना बड़ा भी नहीं है, कितनी पुरानी बात कर रहा है। तो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि मैंने 10th पास कब किया था, लेकिन उस टाइम पर एक्चुअली फ़ोन अवेलेबल थे, लेकिन जहाँ पर मैं रहता था वहाँ अवेलेबल नहीं थे। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कहाँ पर रहता हूँ तो मुझे काफ़ी प्राउड फील होगा कि मैं बताने में कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। तो आप सब ने 12th फेल मूवी देखी होगी, तो जिस 12th फेल मूवी में जो स्टोरी है, जो मनोज सर की स्टोरी है, तो वो जिस गाँव में रहते थे उसी गाँव में मैं रहता हूँ। मतलब वो रहते थे उस टाइम पर, और मैं तो अब घर से बाहर रहता हूँ, लेकिन मम्मी पापा रहते हैं। तो वहाँ पर फ़ोन वगैरह
उस टाइम पर इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं था कि आप किसी भी दुकान पर जाके वहाँ पे आसपास फ़ोन ले लो। तो उस फ़ोन को लेने के लिए मुझे तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर आना पड़ा ग्वालियर। वहाँ पर जो सबसे नज़दीक मार्केट है वो ग्वालियर ही है, तो ग्वालियर ही लोग आते हैं, आज भी आते हैं, आज भी वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है उस एरिया में। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पर चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी, अब बाय नेचुरली आसानी से अवेलेबल नहीं थी, तो पापा मम्मी के पास इतना ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं था कि वो किसी भी चीज़ को तुरंत खरीद सकें। मतलब डिस्टेंस था उस चीज़ में, अब वो डिस्टेंस ख़त्म हो गया है। अगर आपको बोरियत फील होती है तो आप अमेज़ॉन पे कुछ देख लो, नेटफ्लिक्स पे कोई देख लो, पहले तो सिर्फ दूरदर्शन ही आता था। एंड अगर आपको थोड़ा सा लो फील हो रहा है कि आपके पास कुछ है नहीं, तो आप EMI पे कुछ भी बाय कर सकते हो। आपको अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है तो आप आराम से कोई भी गाड़ी ले लो, बाइक ले लो, कुछ भी आप अमेज़ॉन EMI पर ले सकते हो। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, जैसे खाने से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, उस टाइम पर मैं भी उस एरा में रहा हूँ कि जब कभी ऐसा होता था कि नाइट में सब्जी कम पड़ गई या सब्जी नहीं है या सब्जी ख़त्म हो गई या मंडी ही नहीं जा पाए सब्जी लेने, तो उस टाइम पर हमारे घर पे चटनी से काम चला लिया जाता था। यानी कि उस टाइम पर, हमारे घर पे क्या यार, ऑलमोस्ट उस टाइम पर इंडिया में 90% लोगों के पास यही ऑप्शन होता था कि लोगों के यहाँ सब्जी खत्म हो गई, अगर सब्जी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो चटनी बनाकर या अचार से रोटी खा ली जाती थी। लेकिन आज के टाइम पर आपके पास ऑप्शन इतने अवेलेबल हैं। तो कहने का मतलब है, देखो मैं ये नहीं बता रहा कि देखो दुनिया कितनी आगे हो गई, मैं बस ये बता रहा हूँ कि बदलाव कितना आ चुका है सिस्टम में। पहले सिस्टम इस तरीके का नहीं था, तो ऑब्वियसली आपके खर्चे कम ही होने वाले, क्योंकि आपको आसानी से चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो इस टाइम पर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपके पास हर चीज़ 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है। तो आपको खुद से डिसीजन लेना होगा कि मुझे कब किस चीज़ को ना कहना है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे लोग इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप ना कह नहीं पाओगे। तो ये सबसे बड़ा सेफ्टी नेट था उस टाइम पर, जो शायद बहुत ज़्यादा अंडररेटेड किया जाता है, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि तब देखो तब बाहर से कुछ भी मंगा लेते हो, ऑनलाइन मंगा लेते हो, कुछ ना कुछ पार्सल आता है। मुझे तो काफ़ी गालियाँ पड़ती हैं कि कोई ना कोई पार्सल लेके आता ही रहता है तेरा, हर दिन कुछ नया पार्सल आ जाता है, खाना बाहर से मंगा लो, तो ये क्या चीज़ है। तो वो अच्छी भी चीज़ें वो बोलते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए पता है उन्हें कि भाई हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है जो आप पे करते हो। तो आज की टाइम पर आपको खुद से ही ये सोचना पड़ेगा कि मुझे कब किस चीज़ को ना कहना है। और उस टाइम पर चौथा सेफ्टी नेट था हेल्थ, यानी साफ हवा, साफ पानी और अच्छी क्वालिटी का आपको खाना मिलेगा। लेकिन आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। हम जिस अभी जनरेशन में आए हैं और इस टाइम पर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल चुकी हैं कि आपको अब शौक नहीं लगता अगर कोई ये बोले कि 30 साल के इंसान को हार्ट अटैक आया और वो ख़त्म हो गया। बहुत नॉर्मल सा लगने लगा है ये। हर इंसान को आजकल डायबिटीज़ है, हर इंसान को आजकल किडनी इशू आ रहे हैं। और हमारी जो स्लीप साइकिल है, जो हमारा जो वर्किंग स्टाइल बन चुका है आजकल, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है कि हमें ये सारे जो इशू होते हैं वो काफ़ी कॉमन लगने लगे हैं। एंड इन सब की वजह से ना आज हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, आज वो हमारे लिए मजबूरी है भाई। क्योंकि अगर आप उसे नहीं लोगे तो कल को अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई या कोई भी ऐसा बड़ा खर्चा आ गया हेल्थ से रिलेटेड, जो आपकी सारी सेविंग्स को एक बार में क्लियर कर सकता है। तो इस टाइम पर जो हमें ना जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, जो हर साल हमें हेल्थ इंश्योरेंस के बेस पर या छोटी मोटी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें लेकर हमें जिंदा रहना पड़ता है। लेकिन उस टाइम पर ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट थी। पांचवा सेफ्टी नेट था सिंपलर ग्लोबल सिचुएशन, यानी कि उस टाइम पर जो इंडिया था वो इतना ज़्यादा ना कनेक्टेड नहीं था बाहरी देशों से। सब कुछ था वो अंदर ही था, क्योंकि बाहर, अगर मैं ये नहीं कह रहा उस टाइम पर वॉर नहीं हुए, आज वॉर ज़्यादा हो रहे हैं, उस टाइम पर वॉर हुए, लेकिन वो उस लेवल के वॉर नहीं थे कि उससे इतना जल्दी इम्पैक्ट आए चीज़ों पर। लेकिन आज दुनिया इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी है आपस में कि कहीं भी किसी भी देश का वॉर चालू हो जाता है तो उसके कुछ ही दिनों में सारे देशों पर उसका असर दिखने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम पर रशिया यूक्रेन का तो 3 साल से चल ही रहा है, 3-4 साल से। और इस टाइम पर जो अमेरिका है और इजराइल है और ईरान का जो मैटर पूरा चल रहा है, जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ भी सारी शामिल हैं, इनके वॉर की वजह से, और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ शायद 3 महीने वॉर को हो चले, इस टाइम पर इंडिया में फ्यूल के प्राइसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि कह पाना मुश्किल है कुछ। तो ये सारे सेफ्टी नेट्स थे आपके पापा मम्मी के टाइम पर, जो नेचुरली अवेलेबल थे। ये उन्होंने खुद से जाके बिल्ड नहीं किए, क्योंकि ये सारे थे वो नेचुरली थे। उस टाइम पर इतनी ज़्यादा दुनिया कनेक्टेड नहीं थी, चीज़ें आसानी से अवेलेबल नहीं थी। साफ़ हवा, साफ़ पानी, साफ़ खाना, ये सब बाय नेचुरली उस टाइम पर अवेलेबल था। ये सारी चीज़ें तो ख़राब हमने आके करी है ना। तो ये थे तुम्हारे मम्मी पापा के सेफ्टी नेट्स। तो अब आपके सेफ्टी नेट्स के बारे में बात करते हैं कि आप किस तरीके से अपने सेफ्टी नेट्स बना सकते हो। तो पहला सेफ्टी नेट आप बना सकते हो अपने खर्चों को कम करके।
काफ़ी लोगों को ये बोरिंग लगेगा कि यार ये क्या चीज़ बता रहे हो, खर्चा कम करके। खर्चा कैसे कम करें? मैं बताता हूँ किस तरीके से। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके ऐसे OTT सब्सक्रिप्शंस पे ऑटो पे लगा होगा, शायद ही आप उनको खोलते हो महीने में। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक चीज़ समझो, पैसा एक इस तरीके का टूल है कि अगर आप आज इसे बचा लेते हो तो कल आपको ये बचा लेगा। तो आपको अपने खर्चे कम करने ही पड़ेंगे सबसे पहले। ये आप इसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। कोई भी इंसान अगर इस एरिया से इस एरिया में जाना है उसे, यानी कि अपनी मिडिल क्लास लाइफ से उसे ऐसी लाइफ में जाना है जहाँ पर उसे पैसे का स्ट्रेस नहीं हो, उसके लिए पहला स्टेप ये है कि उसे अपने पैसे जो हैं बचाने पड़ेंगे। तो जो आपका OTT सब्सक्रिप्शन चल रहा है उसे हटाइए। जो आप अपनी लेजीनेस की आदत की वजह से फूड ऑर्डर कर लेते हो बाहर से, उसको आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके बैलेंस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ये आपकी हेल्थ को भी ख़राब कर रहा है। उसके बाद जो आपका क्रेडिट कार्ड है, तो आप EMI पर कुछ भी बाय कर लेते हो, या क्योंकि आपने नया फ़ोन इसलिए ले लिया क्योंकि उस पर एक ऑफ़र चल रहा था, एक डील मिल रही थी, इसलिए आपने एक नया फ़ोन ले लिया। तो आपके जो भी आपको लगता है कि यार इन खर्चों को मैं रोक सकता हूँ, प्लीज़ उन खर्चों को रोकिए, क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा तभी आप अपने लिए एक सेफ्टी नेट बना पाओगे। इसके लिए आप एक रूल फॉलो कर सकते हो कि जो भी आपके खर्चे हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, एक नीड्स और एक वांट्स। यानी आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आपकी इच्छाएं क्या हैं। तो हमेशा उस चीज़ पर फोकस करो जो आपकी ज़रूरतें हैं। इच्छाओं पर आपको कम से कम पैसा खर्च करना होगा। जो चीज़ आपको लगता है कि यार इसके बिना मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा, मतलब मेरी ज़िंदगी इसके बिना चल सकती है, तो प्लीज़ उस खर्चे को अवॉइड करो। दूसरा सेफ्टी नेट है इमरजेंसी फंड। अब इसको लोग मोस्टली इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि इसे बनाना ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पहले मैं बताता हूँ आपको इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है। तो इमरजेंसी फ़ंड में आप 3 से 6 महीने की सैलरी रखते हो। वैसे तो इसका जो एक्चुअल में जो है तरीका बनाने का वो ये है कि जो भी आपके बेसिक खर्चे हैं जिनके बिना आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, तो उनको आप कैलकुलेट करो और जो अमाउंट निकलता है उस अमाउंट को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड आ जाता है। लेकिन मैंने इस चीज़ को टोटली चेंज करके रखा हुआ है। मैं अब पूरी सैलरी को इसमें ऐड करके चलता हूँ, क्योंकि भाई इंडिया में अब अगर किसी इंसान की सैलरी कितनी भी है तो वो 70 से 80% सैलरी तो उसकी बेसिक खर्चों में ही जा रही है। वो कुछ ऐसी अलग चीज़ नहीं कर रहा कि बहुत रईसी की ज़िंदगी जी रहा है। तो उसकी वजह से मैंने पूरी सैलरी को ही काउंट कर लेता हूँ मैं। तो अपनी 6 महीने की सैलरी या तो लिक्विड ETF में रखो या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखो या उसे किसी फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, जिससे वो कम से कम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होता रहेगा, यानी इन्फ्लेशन के साथ उसकी वैल्यू लूज़ नहीं होगी। तो 6 से 7% भी अगर उस पर आपको ब्याज मिलता है और वो बढ़ता रहता है तो उसकी जो वैल्यू है वो बरकरार रहेगी। तो हमेशा अपना 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार करो। एंड सच बताऊं तो मिडिल क्लास लोगों के लिए ही मैं 6 महीने का बोल पाता हूं, क्योंकि उनके लिए 6 महीने का भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है बनाना। आपको इमरजेंसी फंड बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी जॉब चली गई तो इमरजेंसी फंड वहाँ पर काम आएगा। अगर आपको कोई हेल्थ इशू आ जाता है, इमरजेंसी फंड वहाँ पर काम आएगा। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इमरजेंसी फंड वहाँ पर काम आएगा। तो इमरजेंसी फंड आपका वो दोस्त है कि वो आपको हमेशा ना प्रोटेक्ट करेगा। आप प्लीज़ इसे ना बोरिंग मत समझो, इससे लोग बचते हैं, लेकिन ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट भी बाद में आता है इससे। सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग फेल होते हैं ना, तुरंत कर्जे की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था। मैं इसका एक रियल एग्जांपल दे देता हूँ आपको देश को लेके। जब क्रूड ऑयल का खतरा आया पूरे वर्ल्ड में, ये अमेरिका और ईरान के वॉर की वजह से, तब उन देशों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी जिनके पास इमरजेंसी फ्यूल रिजर्व थे। इंडिया के पास नहीं थे। लेकिन वो तो ये है कि इंडिया में रिफाइनरीज इतनी ज़्यादा हैं कि उनके पास अवेलेबल थे। एंड अब आप देखोगे तो इंडिया इन चीज़ों पर काम कर रहा है। अगर आप दूसरी चीज़ों के ऊपर निर्भर हो, आप थोड़ा सोचो, आपकी पूरी ज़िंदगी एक सैलरी पर डिपेंड रहती है, सिर्फ एक सैलरी पर। और आपके पास अगर इमरजेंसी फंड नहीं है, कल को अगर आपकी जॉब चली गई, आपकी सैलरी बंद हो गई, तो जैसे ही आपकी सैलरी बंद होगी आप तुरंत कर्जे की तरफ चले जाओगे। लेकिन अगर वहाँ पर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आप घबराओगे नहीं। आप 6 से 7 महीने या 1 साल का अगर आप इमरजेंसी फंड रखते हो तो आपको पता है कि अगर मेरी सैलरी भी बंद हो गई तो मैं 6 महीने आने वाले सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इमरजेंसी फंड की प्लानिंग है। सो प्लीज़ जाइए और सबसे पहले इसको बनाइए यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लीज़। तीसरा सेफ्टी नेट है टर्म इंश्योरेंस। अब लोग इसे भी ना काफ़ी ज़्यादा हेडेक सा ही समझते हैं कि यार कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सच कहूँ, अगर आप अपनी फैमिली में एक कमाने वाले हो, आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, आप घर पे पैसे भेजते हो, आपको पता है कि अगर मेरा पैसा कल रुक गया तो फैमिली को सर्वाइव करने में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए।
क्योंकि टर्म इंश्योरेंस वो चीज़ है, देखो इस टाइम पर तो यार ये कहना ही बेवकूफ़ी होगी कि ज़िंदगी सही चल रही है सबकी, नहीं चल रही। कल किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। आप ऑफिस जाते हो डेली, कल कोई एक्सीडेंट हो गया, कल कुछ बात हो गई, कल कोई ऐसी बीमारी लगी जिससे आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि आप रहे ही नहीं दुनिया में। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सोच के तो चलना ही पड़ता है ना यार। तो अगर वहाँ पर आपके पास टर्म इंश्योरेंस होगा, वो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलता है कि आपकी फैमिली आगे आने वाले 20-25 साल तक आराम से ज़िंदगी जी सकती है। तो टर्म इंश्योरेंस में अब आपको कवर कितने तक का लेना चाहिए? तो टर्म इंश्योरेंस में एक फॉर्मूला ये होता है कि जो भी आपकी सालाना इनकम है, इसका 20 से 25 गुना आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। जैसे अगर आप साल का 5 लाख रुपए कमाते हो, तो 5 लाख को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 करोड़ होता है। तो आपको 1 से सवा करोड़ तक का कवर का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा का पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यंग एज में लेते हो तो ये अमाउंट लॉक हो जाता है टर्म इंश्योरेंस में, एंड ये आपको 500 से 700 रुपये में पर महीने की कॉस्ट पर आपको आसानी से मिल जाएगा। चौथा सेफ्टी नेट है हेल्थ इंश्योरेंस। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी आती है वो आपको कह के नहीं आती कि मैं आने वाली हूँ। बीमारियाँ इतनी बेशरम हो गई है ना कि वो बिन बुलाए कभी भी आती हैं। तो प्लीज़ एक टर्म इंश्योरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन उसके साथ आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है। अब ये गलती मत कर देना कि आप अपने मम्मी पापा का हेल्थ इंश्योरेंस अपने साथ ही ले लो। मम्मी पापा का अलग लेना, क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, उनका प्रीमियम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपकी शादी हो गई है तो अपनी वाइफ का हेल्थ इंश्योरेंस, अपने बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर अगर आप नोटिस करोगे, आप किसी भी रिलेटिव की कहानी उठा के देख लो, उनकी बर्बादी के कुछ कारणों में से एक कारण ये होता है कि भाई उनको बीमारी ऐसी लग गई कि उसमें उनका सारा पैसा लग गया। तो उन बीमारियों से निपटने के लिए, उनसे बचने के लिए कि भाई अगर कोई बीमारी आए तो हमें वो जड़ से ख़त्म ना कर दे कभी, कि हमारे ऊपर कर्जा हो जाए, हमें अपना घर बेचना पड़े या हमें अपने एसेट्स को बेचना पड़े। इसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करेगा। एंड आपको आइडियली 5 से 10 लाख रुपए तक का कवर लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में। तो ये भी आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। अगर आप यंग एज में हो तो ये भी आपको सस्ता ही मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपके दो ऐसे मजबूत पिलर हैं कि अगर ये आपने एक बार बना लिए तो अब आपने जो अनसर्टेनिटी वाली चीज़ें थी उनको आपने ख़त्म कर दिया है। 5वां सेफ्टी नेट है इन्वेस्टिंग। अब ये काफ़ी कॉमन है, ठीक है, लेकिन इसे इसमें शामिल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि लोगों के पास प्रॉब्लम ये है कि आईफोन ख़रीदने के लिए उनके पास 1.5 लाख 2 लाख रुपए हैं, लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उनके पास 10,000 रुपये भी नहीं है, क्योंकि बचता ही नहीं है कुछ। लेकिन मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ कि लोग सबसे ज़्यादा जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं वो अपना लायबिलिटीज़ की तरफ कर रहे हैं। आईफोन ले लो, ये ले लो, नए कपड़े ले लो, लेकिन जो भी आप पैसा बचा पाओ, जितना हो सके उतना मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करो। देखो, इसमें आप ये तो बिल्कुल मत बोल देना भाई पैसा बचता ही नहीं है। यार वो मुझे नहीं पता, बचाना आपको है। आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना है कि अगर मुझे ज़िंदगी में पैसे का स्ट्रेस ना हो तो आपको किसी भी तरीके से पैसा बचा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश करना पड़ेगा। मुझे पता है मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसे लोग जितने भी देखेंगे उसमें से हार्डली 1-2 लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी में ये बदलाव आ पाएगा, या वो कोशिश करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश करो, क्योंकि लोगों के पास एक लिस्ट है लंबी चौड़ी बहाने की, पैसा बचता ही नहीं है। तो उसके लिए कोई और ऑप्शन ढूंढो, लेकिन रास्ता तो यही है सर, इससे आपको निकलना ही पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा निवेश करो। अब चाहे वो आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू करो या आप ETF के थ्रू करो, डायरेक्टली स्टॉक्स में मत जाना अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं हो, अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है। तो म्यूचुअल फंड या ETF में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करो और अपना पैसा गोल्ड में भी निवेश कर सकते हो। तो जहाँ भी आपको लगे, जिस भी एसेट क्लास में आपको लगे, अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन के साथ, डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक चीज़ में इतना ज़्यादा पैसा निवेश मत कर देना कि वो अगर कल को डाउन चली जाए तो आपको पैनिक क्रिएट होने लग जाए। तो अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन के साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा पैसा निवेश करो। 6वां सेफ्टी नेट है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। अब ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके आज के टाइम पर। देखो, पुराने टाइम पर दुनिया इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे कहीं पे कुछ होता है उसका इम्पैक्ट तुरंत इंडिया पे भी आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता अब अपने पैसे को किसी एक कंट्री की इकोनॉमी पर रिस्क में डालना, क्योंकि कल को अगर उस कंट्री में प्रॉब्लम आ गई तो मेरा पैसा तो पूरा चला गया ना सर। मैं कैसे फिर अपनी लाइफ जीऊँगा या मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पैसा काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है, इतना चला गया तो नहीं भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, सारा पैसा इंडिया में मत लगाओ। कोशिश करो कि आप अपना 70% पैसा इंडिया में लगाओ। उसके अलावा जो बाकी का 30% है उस पैसे को आप अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड कर दो।
हो सकता है आप अमेरिका में लगा दो, चाइना में लगा दो, ब्राज़ील में लगाओ, कहीं भी लगाओ, लेकिन किसी एक कंट्री पर अपना सारा पैसा बिल्कुल मत लगाओ। एंड इस चीज़ के लिए आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप ETF के थ्रू भी ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, या किसी म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा के आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। सातवां सेफ्टी नेट आप अपने लिए बना सकते हो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करके। देखो, अब वो ज़माना चला गया, अब आप एक जॉब पर तो बिल्कुल भी ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि इस टाइम पर आपको जॉब का ही सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि भाई मेरी कल को जॉब ना चली जाए। तो कोशिश ये करो कि आप अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर पाओ। अब आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, कितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको अब इस दुनिया में जीना है, बहुत सीरियस भी मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सीरियस तरीके से लेना। अगर अब आपको इस दुनिया में सर्वाइव करना है आगे चल के, तो आपको सर ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी। कोशिश करिए, छोटी कोशिश करिए, बड़ी कोशिश करिए, किसी भी तरीके से करिए, लेकिन अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करिए सर, वरना आप दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक आपकी जॉब चली गई और आप कंप्लीटली गेम से बाहर हो जाते हो। सिर्फ आपके पास एक जॉब है, कितनी भी अच्छी है यार, आपको तो 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन आप एक जॉब के ऊपर ही तो डिपेंड हो ना। कल को आप में कोई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम आ गई कि अब आप जॉब करने लायक ही नहीं रहे, तो फिर क्या होगा। सो इसकी वजह से प्लीज़ जितना हो सके उतना स्ट्रगल करिए, हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, खुद को झोंक दीजिए, लेकिन कम से कम 3 अपने इनकम को सोर्स जनरेट करो। क्योंकि जब 3 इनकम सोर्स आपके पास होंगे, तो अगर कोई कभी काम नहीं कर रहा होगा तो कम से कम वो 2 काम कर रहे होंगे। सो प्लीज़ अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करो। 8वां सेफ्टी नेट है और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कर्जे पर कोई भी चीज़ मत लो। आज के टाइम पर सबसे बड़ी फ्रीडम मैं तो यही समझता हूँ कि अगर आपके पास कोई कर्जा नहीं है, भले आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ में जीने के लिए, लेकिन अगर आपके पास कोई कर्जा नहीं है तो उससे बड़ी जीवन में कोई भी लग्जरी नहीं है। कर्जे को गलत सेंस में मत ले लेना। कर्जा तो अंबानी जी के पास भी होगा, अडानी जी के पास भी होगा, लेकिन उनके पास बिजनेस वाला कर्जा है। वो उस कर्जे से अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, वहाँ से उन्हें इनकम आ रही है। मैं उस कर्जे की बात कर रहा हूँ कि आप कर्जे पर कार ले रहे हो जिसे शायद आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो कर्जे पर कार लेने के बजाय वो कार ज़्यादा अच्छी होगी जो शायद 3 साल या 4 साल पुरानी होगी, लेकिन उस पर कोई भी EMI नहीं होगी, तो आपको वो EMI देने का स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो कर्जे पर कोई भी कार, बाइक वगैरह ज़्यादा प्लान मत करो। कर्जा सिर्फ उतना ही लो जब आपकी EMI है वो सैलरी के 30% में आराम से फुलफिल हो जाती हैं। अगर 30% से बाहर जा रही हैं तो फिर आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। अगर आपकी EMI है वो 30% के अंदर आती हैं, तब तक तो वो कर्जा ठीक है। आप होम लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल मत लो कि आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा के एक ऐसी कार ले रहे हो जिसे शायद आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सो प्लीज़ कर्जे पर सारी चीज़ें लेना बंद करो। ये EMI वाला कल्चर है, इससे आप कंप्लीटली बाहर हो जाओ। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपके मम्मी पापा के टाइम पे जो सेफ्टी नेट्स थे वो नेचुरली अवेलेबल थे वो बताए, और उसके बाद आप किस तरीके से अपनी सेफ्टी नेट्स इस ज़माने में बना सकते हो, इस टाइम पर बना सकते हो, मैंने वो भी डिस्कस किया। और अगर आप ये सेफ्टी नेट्स को इग्नोर कर देते हो तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप बहुत ही नज़दीक हो उस लक्ष्मण रेखा के कि आप सीधे गरीबी वाली रेखा में एंटर कर जाओ। तो ये सेफ्टी नेट्स आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है कि इन्फॉर्मेटिव थी, शायद ये आपके लिए एक अलार्म था कि भाई अब जाग जाओ, अपने सेफ्टी नेट्स बना लो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।